आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरें फटाफट की। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल का दौर जारी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को विधानसभा में इस्तीफा देने का ऐलान किया। उसके बाद राजभवन पहुंचकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ऐसे समय में दिया है जब सोमवार को कर्नाटक की बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। वहीं अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि अब बीजेपी कर्नाटक की कमान किसे सौंपेगी। वहीं नई दिल्ली में कर्नाटक के नए सीएम को लेकर बैठक हुई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रहलाद जोशी, बीएल संतोष, लक्ष्मण और मुरुगेश निरानी का नाम शामिल है। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही अब तक हंगामेदार रही है। वहीं सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कृषि कानूनों और पेगासस मुद्दे पर जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई। कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद फिर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भुवनेश्वर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेगासस मामले में प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता शरद पटनायक ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों की जासूसी के विरोध में हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में कमेटी इस पूरे मामले की जांच करे। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए बड़े हस्तियों की कथित जासूसी कांड में केंद्र सरकार का नाम सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अहम फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में आयोग गठित करने का फैसला किया गया, जिसके सदस्य रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे। वहीं इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि पेगासस के जरिए जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, उनमें पश्चिम बंगाल के लोगों के भी नाम सामने आए हैं। केंद्र सरकार सबकी जासूसी करने की कोशिश कर रही है। आयोग अवैध रूप से फोन हैक करने के मामले की पूरी जानकारी का पता लगाएगा। कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचने पर सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खूब चर्चा में रहे। चर्चा तो उस ट्रैक्टर की भी हो रही है जिसे अब दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है। मानसून सत्र के कारण अति सुरक्षित माने जाने वाले इस इलाके में धारा 144 लागू है। राहुल गांधी बिना किसी पूर्व सूचना के ट्रैक्टर चलाकर आए थे, इसलिए ट्रैक्टर को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए जब राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए संसद पहुंचे तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कांग्रेसी नेता सवार थे। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और श्रीनिवास बीवी को पहले ही हिरासत में ले लिया था। भारत चीन सीमा पर पिछले लंबे समय से तनाव जारी है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को चीन की हरकतों से निपटने की तरकीब पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की हरकतों को नजरअंदाज करने से भविष्य में मुश्किलें पैदा होंगी। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को 2 टूक कहा कि देश की हर राजधानी को दिल्ली बनाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद जाने के सवाल पर टिकैत ने जवाब दिया कि अब संसद तक ट्रैक्टर जाएगा। यह ट्रैक्टर नहीं है बल्कि टैंक है।
यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि हम आखिर लखनऊ क्यों नहीं आ सकते, लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे और इसे भी घेरेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेनों को रोक कर रखा गया है, नहीं तो यहां आज भी भीड़ होती। किसान हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। देश की हर राजधानी को अब हमारे द्वारा दिल्ली बनाया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन को सोमवार को 8 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए जंतर मंतर पर किसान संगठनों ने महिला संसद का आयोजन किया। इस दौरान अधिकांश प्रदर्शनकारी महिलाएं केसरिया पगड़ी पहनकर आई थी। महिला संसद की कमान शहीद भगत सिंह की भतीजी के हाथ में रही। महिला संसद में हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों की 200 प्रदर्शनकारी महिलाएं शामिल हुईं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर साल कारगिल दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाती है। ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। ये दिवस हम बहादुरी के दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने आप को उन वीर जवानों को समर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की है। कारगिल विजय दिवस पर सोमवार को पूरे देश में शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शहीद स्मारक के सामने कारगिल स्मृति वाटिका में पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपीचंद पांडे, मेजर रितेश शर्मा के पिता सत्यप्रकाश शर्मा और सुनील जंग की मां बीना महत को भी सम्मानित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कारगिल विजय दिवस पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और युवाओं से राष्ट्र सेवा के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने की अपील की। इससे पहले कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह पर मुख्यमंत्री ने यहां युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। उन्होंने पंजाब के उन 54 बहादुर सपूतों को सलाम किया जिन्होंने कारगिल अभियान में अपनी शहादत दी थी। महाराष्ट्र में बाढ़ ने अब तक कुल 164 लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा 100 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों को बचाने और उनके पुनर्वास के प्रयास भी जारी हैं। राहत और पुनर्वास विभाग ने सोमवार को बताया कि 1028 प्रभावित गांवों में मरने वालों की संख्या 164 तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तलिये गांव में पिछले सप्ताह भूस्खलन के बाद लापता लोगों की खोजबीन का अभियान सोमवार को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन ने कहा है कि लापता 31 लोगों को मृत घोषित किया जाएगा। अब तक इस गांव में 53 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 5 घायल हैं। आपको बता दें कि पिछले गुरुवार को यहां भारी वर्षा के दौरान भीषण भूस्खलन हुआ था। इसकी चपेट में आकर गांव के कई मकान जमींदोज हो गए थे। उत्तराखंड में भी बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से अभी प्रदेश के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 26-27 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन राज्य के लिए संवेदनशील हो सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हरियाणा बोर्ड ने सोमवार को 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल कोरोना के कारण बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बता दें कि छात्र लंबे समय से 12वीं के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके बाद सोमवार को उनका ये इंतजार खत्म हुआ और आज हरियाणा बोर्ड ने 12वीं के छात्रों को राहत देते हुए उनका रिजल्ट जारी कर दिया। वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। चिड़ियाघर 1 अगस्त से फिर से खुल जाएगा। दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक रमेश पांडे ने बताया कि जू को 2 पालियों में खोला जाएगा। प्रथम पाली में सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक चिड़ियाघर खोला जाएगा। चिड़ियाघर में प्रवेश ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही मिलेगा। इस दौरान सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। ऑनलाइन बुकिंग 31 जुलाई से शुरू होगी।
और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर सुस्त होने के साथ ही अब विभिन्न राज्यों में पाबंदियों में छूट दिए जाने के बीच स्कूल भी खुलने लगे हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों में सरकार ने सोमवार से स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश दे दिए हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। कोविड महामारी के बीच 26 जुलाई से ओडिशा में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल और हॉस्टल्स को खोल दिया गया है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद खुल रहे स्कूल जाने को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल देखा गया। निर्धारित समय से पहले ही छात्र स्कूल पहुंच गए और सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक कक्षा में बैठकर पढ़ाई की। इस दौरान स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही राजधानी दिल्ली में सोमवार से मेट्रो और बसें सेवा 100% क्षमता के साथ शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही दिल्ली में सोमवार से 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी खुल गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी में अप्रैल और मई महीने में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों और मौतों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई थी। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में सुधार आ गया है। श्रावण के पहले सोमवार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल दर्शन करने सपरिवार उज्जैन आए। मंदिर में पूजन करने के बाद वे भोपाल के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री चौहान हेलीकॉप्टर से उज्जैन आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनके तय कार्यक्रम में फेरबदल हुआ। वे कार से उज्जैन आए। उज्जैन पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री कहीं रुके नहीं और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और यहां वो लघु रुद्र अनुष्ठान में शामिल हुए। सावन के पहले सोमवार को देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना सबसे प्रिय माना जाता है। कई लोग सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है और इसलिए हरिद्वार समेत पूरे देश में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जींद के खटखड़ टोल पर किसानों के धरने पर पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचे ओपी चौटाला को फजीहत का सामना करना पड़ा। मंच के सामने चौटाला को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया, लेकिन किसानों को राम राम करने के लिए उन्हें माइक नहीं दिया। इससे काफी देर तक माहौल गर्म बना रहा और नाराज चौटाला बिना बोले ही वापस लौट गए। पंजाब के मानसा में मोबाइल रिपेयर का काम करने वाले 34 वर्षीय नौजवान ने लेन देन के मामले में 3 लोगों से तंग परेशान होकर जहर खा लिया, जिसके बाद नौजवान की मौत हो गई। वहीं मामले में नौजवान ने मरने से पहले अपने भाई को फोन पर लेनदारों से परेशान होकर सल्फास निगलने की जानकारी दी, जिस पर परिवार ने महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए थाने के बाहर धरना लगाकर विरोध जताया। वहीं पुलिस ने मृतक की माता के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। हरियाणा के रेवाड़ी में वेतन नहीं मिलने पर टोल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। साथ ही फास्टैग को छोड़कर कैश वाली लाइन को फ्री कर दिया है। कुछ देर बाद ही सीनियर स्टाफ की ड्यूटी लगाकर कैश लेन को भी चालू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें सैलरी नहीं मिलती है तब तक वह काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि टोल मैनेजर ने कर्मचारियों को समझा बुझाकर वापस काम पर लौटने की अपील भी की, लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर ही बैठे रहे। गोवा सरकार ने रविवार को राज्य में कोविड-19 कर्फ्यू को 2 अगस्त तक बढ़ा दिया। राज्य में सबसे पहले 9 मई को कर्फ्यू लगाया गया था। संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के कारण समय समय पर इसमें विस्तार किया जाता रहा है। सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर कहा कि राज्य स्तरीय कर्फ्यू आदेश को 2 अगस्त 2021 सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन गोवा में कोविड के 75 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,70,491 हो गई है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। यूपी के गोरखपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश धर्मदेव यादव के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। वहीं उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी धर्मदेव यादव पर लूट, हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक और डबल बैरल बंदूक बरामद की है। यूपी के कौशाम्बी जिले में लाठी डंडों से लैस दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दर्जनों लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर के साथ टूट पड़ते हैं। इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। यूपी के आगरा के थाना लोहा मंडी क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते हिस्ट्री शीटर ने अपने 1.5 दर्जन साथियों के साथ एक युवक पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने युवक पर गोली भी दागी, जो कि उसके सिर के पास से होकर गुजरी, जिससे युवक घायल हो गया। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर अपराधियों से साठगांठ और चेन लूटने का भी आरोप लगाया है। घटना पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा के रेवाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने वाला युवक ही एक्सप्रेस ट्रेन में नकली टीटीई बन गया और यात्रियों की टिकट चेक करने लग गया। इतना ही नहीं, उसने बिना टिकट यात्रा करने और आरक्षित सीटों पर बैठे 8 यात्रियों से 4100 रुपए भी वसूल लिए। वसूले रुपयों की टिकट न देने पर यात्रियों को शक हुआ और उन्होंने उसका आई कार्ड दिखाने और रसीद काटने को कहा, जिसके चलते युवक का नकली टीटीई बनने का पर्दाफाश हो गया। सूचना के बाद पहुंची आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने उसे काबू कर लिया। यूपी के कानपुर में एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आ रहा है। दरअसल रसूलाबाद के मधुनीवादा में तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर गहरा गड्ढा होने से अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद रसूलाबाद में जोरदार हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी रसूलाबाद में भर्ती करा दिया। यूपी के अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक 28 वर्षीय दलित युवक को गोली मार दी गई। अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक हत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में चानू ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। आपको बता दें कि 21 साल बाद देश को महिला वेटलिफ्टिंग में मेडल मिला है। इससे पहले साल 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। चानू ने यह कमाल 49 किलोग्राम की वेटलिफ्टिंग कैटेगरी में किया है। वहीं घर लौटे ही चानू का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। चानू ने कहा कि ये मेडल जीतना उनका सपना था और उन्होंने अपना सपना पूरा किया। तो वहीं चानू के भारत लौटने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चानू को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने का ही ऐलान किया है। साथ ही उन्हें राज्य पुलिस में एएसपी का पद भी दिया जाएगा। खुद सीएम ने इस बात का ऐलान किया है और इसे लेकर ट्वीट भी किया है। बता दें कि अन्य सरकारी विभागों, राजनेताओं सहित प्रमुख नागरिकों ने चानू के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बीते दिन शिक्षा मंत्री एस राजन ने चानू को 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। वुमेन सिंगल टेबल टेनिस इवेंट में सुतीर्था मुखर्जी के हारने से टोक्यो ओलंपिक में भारत की उम्मीदों को झटका लगा है। पुर्तगाल की फू यो ने 4-0 के सीधे सेट में सुतीर्था मुखर्जी को हराकर दूसरे राउंड में उनका सफर खत्म कर दिया। फू यो ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखते हुए 3-11, 3-11, 5-11, 5-11 से जीत दर्ज की।
टोक्यो ओलंपिक के रिंग में चल रहे मेंस बॉक्सिंग मुकाबले में भारतीय मुक्केबाजों का वार एक के बाद एक खाली जा रहा है। 75 किलोग्राम के मिडिल वेट कैटेगरी में भारत के आशीष कुमार की राउंड ऑफ 32 में हार गए। उन्हें चीनी बॉक्सर एरबिएक टोहेटा ने 5-0 से हराया। मेंस बॉक्सिंग में मेडल की रेस से बाहर होने वाले आशीष कुमार तीसरे भारतीय मुक्केबाज हैं। उनसे पहले विकास कृष्णन और मनीष भी अपना मैच हारकर बाहर हो चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स इवेंट में भारतीय चुनौती खत्म हो गई है। इस सिलसिले का अंत टेबल टेनिस की भारत की स्टार महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा की हार के साथ हुआ। मनिका बत्रा को तीसरे राउंड में ऑस्ट्रियाई की खिलाड़ी सोफिया ने शिकस्त दी। मनिका से पहले आज अपना पहला ओलंपिक खेल रही सतीर्था मुखर्जी भी दूसरे राउंड में हारकर बाहर हो गई थी। ओलंपिक में भारत की पहली तलवारबाज भवानी देवी का सफर थम चुका है। पहला राउंड जीतने के बाद भवानी देवी अगले राउंड में हार गई। भवानी देवी राउंड 32 के मुकाबले में दुनिया की तीसरी नंबर की खिलाड़ी मैनन ब्रुनेट के हाथों हारी। हालांकि पहली बार ओलंपिक में खेल रही भवानी देवी ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन मुकाबला 7-15 से हार गई। हार के बावजूद भवानी ओलंपिक में भाग लेने वाली और पहले दौर का मैच जीतने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज बन गई हैं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अश्लील और पॉर्न फिल्मों के निर्माण के रैकेट के मामले में रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के एक जॉइंट अकाउंट का पता चला है। यह अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। कहा जा रहा है कि हॉटशॉट्स ऐप और बॉलीफेम ऐप से होने वाली कमाई इस अकाउंट में भेजी जाती थी। सोशल मीडिया पर अक्सर मजेदार और हैरान कर देने वाले वीडियोस वायरल होते रहते हैं। अब ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपको हैरानी भी होगी और बहुत से लोगों को इससे एक बड़ी सीख भी मिलेगी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक बस की छत पर सैकड़ों लोग बैठे हैं और इस चलती बस का ड्राइवर अचानक बस में ब्रेक लगा देता है, जिससे उसकी छत पर बैठे सभी लोग एक साथ नीचे गिर जाते हैं। तो समझ सकते हैं ऐसे में बस की छत पर बैठकर सवारी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से शुरू होने जाने वाली टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के स्क्वाड में अहम बदलाव किए गए हैं। 3 खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद कुछ नए खिलाड़ियों को जोड़ा गया है। श्रीलंका में T20 सीरीज खेल रहे पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड बुलाया गया है। बीसीसीआई की ओर से बताया गया कि ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, तेज गेंदबाज आवेश खान और ओपनर शुभमन गिल चोटिल होने की वजह से इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए। कारगिल विजय दिवस के अहम दिन पर अमेजन प्राइम वीडियो ने एक बहुत ही खास फिल्म अमेजन ओरिजिनल मूवी शेरशाह का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले वीकेंड पर 12 अगस्त को रिलीज होने वाली इस वॉर ड्रामा में कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस और वीरता का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर जनरल वाईके जोशी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल रहे, जो कारगिल विजय दिवस के लिए कारगिल में एकत्रित हुए थे। कोरोना महामारी के चलते आए आर्थिक संकट से उबरने के लिए अतिरिक्त करेंसी नोट छपाई की चर्चा चल रही थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पैदा हुए मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकार की मुद्रा नोटों को छापने की कोई योजना नहीं है। असम से लगी मिजोरम की सीमा पर टकराव की घटना सामने आने पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच सोमवार को ट्विटर पर जुबानी जंग शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में दखल देने की मांग की। बता दें कि सप्ताह के अंत में गृह मंत्री अपने 2 दिनों की यात्रा पर मेघालय पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बंद कमरे में बैठकें की। कोरोना वायरस संक्रमण के केस सबसे पहले चीन में सामने आए थे, जिसके बाद देखते ही देखते इसने महामारी की शक्ल ले ली और संक्रमण पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन आगे चलकर जब दुनिया भर में संक्रमण के मामले बढ़ते गए, चीन ने दावा किया कि उसने अपने यहां संक्रमण पर काबू पा लिया है। अब चीन में एक बार फिर कोविड-19 के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए पूर्वी शहर नानजिंग में दूसरी बार सामूहिक जांच की शुरुआत की गई है।
भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलो वर्ग में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मणिपुर की 26 साल की चानू ने क्लीन एवं जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाया। वहीं चीन की होहू जिहुई ने 210 किलोग्राम के प्रयास से इस स्पर्धा का गोल्ड जीता, जबकि इंडोनेशिया की विंडी कांटिका इसाहा ने 194 किलोग्राम के प्रयास से ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। हालांकि अब चीनी एथलीट होऊ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, उन पर डोपिंग का शक है। और दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को जनहित याचिका दायर कर किन्नरों के लिए एक अलग शौचालय बनाने का निर्देश अधिकारियों को देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उनके लिए एक अलग शौचालय आवश्यक है ताकि वे यौन हमले और उत्पीड़न का शिकार न बने। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इस याचिका पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।